पिछले हफ्ते जी जो इतने सारे प्रोटेस्ट हुए स्पेशली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फैक्ट्रियां जला दी, कि हमारी सैलरियाँ बढ़ाओ, क्या पूरा इशू है? और मतलब आपको लगता है डिमांड जायज़ है, करने का तरीका जायज़ है? अगर मैं नोएडा सेक्टर 62 की बात करूं राहुल जी, मुझे मुद्दा समझ नहीं आया। क्या नौकरी के साथ साथ भी बिजनेस किया जा सकता है? एक्चुअल में नहीं किया जा सकता, मैं आपको सच बताऊं। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में कोई इंसान बैठा हुआ है, जी क्या सोशल मीडिया से बिजनेस बना सकता है? मैं 100% श्योर हूँ राहुल जी। सोशल मीडिया इतना बड़ा वेपन है हम लोगों के लिए, अगर कोई इसको ढंग से चलाना जान जाए ना, वो बहुत पैसा कमाएगा। अगर कोई नया आदमी धंधा करना है ना, मैं ये कहता हूँ कि ऐसे बिजनेस करो जिसकी डिमांड क्रिएट ना करनी पड़े, क्योंकि डिमांड क्रिएट करने में पैसा बर्न होता है, आपको पता है। आज भी 80% जो बिजनेस फेल होता है राहुल जी, आपको भी पता है, वो फाइनेंस की वजह से फेल होते हैं। किसी के पास 20,000 रुपये है बिजनेस शुरू जी करने के लिए, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए उस बिजनेस को शुरू करने के लिए? हेलो दोस्तों, आप लोग हमेशा मुझे बोलते थे कि सर किसी ऐसे गेस्ट को लाइए जो 10, 20, 50 हज़ार के इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करना सिखाते हों। ऐसे ही एक गेस्ट को लाया था दोस्तों मैं, कार्तिक दिमान इनका नाम है, लाखों फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे इनके हैं। इन्होंने इस पॉडकास्ट में हमें काफ़ी सारे बिजनेसेस को ये बताया कि कैसे हम 10 से 20, 50 हज़ार के इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और इससे बहुत सारी लर्निंग आप लेके कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है तो यहां से लर्निंग लेके आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। और जनरली मैं क्या करता हूं अपने पॉडकास्ट में, जो लोग ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा सीखते हैं और सीखना चाहते हैं, उनको मैं अपने ऑफिस में इनवाइट करता हूं। तो जो जो लर्निंग्स आपकी पॉडकास्ट में होती है उसको आप कमेंट करते रहें। जिसकी सबसे इंटरेस्टिंग लर्निंग होगी उसको हम अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में बुलाएंगे। थैंक यू कार्तिक भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच राहुल जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आई थिंक कितने साल बाद मिल रहे हैं, शायद 3-4 साल हो गया। मैं आई थिंक 2 साल, शायद 2 साल हो चुके हैं, मुझे लगता है 3-4 साल हो गए। बट थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आई होप आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद लोगों को नहीं पता है, कुछ ना कुछ बिजनेस के अंदर उनको हेल्प मिले। करेक्ट कार्तिक भाई, जब आप मेरे सबसे पहले गेस्ट थे पॉडकास्ट पे, जब मैंने पॉडकास्ट चैनल शुरू किया था, जी पहला पॉडकास्ट आप ही के साथ किया था, बहुत अच्छा गया था। लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली थी। उसमें से एक रील की हम बात कर रहे थे, सफल मटर वाली, जो थी शायद 15-20 मिलियन वो गई थी। बहुत ज़्यादा। कोशिश करेंगे आज भी कुछ ऐसा कंटेंट बनाएं कि बहुत सारे लोगों को उससे कुछ हेल्प हो। स्पेशली जो लोग 10,000 से 20,000 से 50,000, 1 लाख से छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो। डेफिनेटली राहुल जी, आज मैं बात ही वही करूंगा कैसे कोई मिडिल क्लास का आदमी भी बिजनेस कर सकता है 15 से 20 हज़ार के अंदर। ठीक है जी तो सबसे पहले कार्तिक भाई एक चीज़ ये बताओ कि क्या बिजनेस करना ज़रूरी है? जॉब के साथ, जॉब करते करते क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकता है? मैं गाड़ी में भी इस टॉपिक पे बात कर रहा था राहुल जी। मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं है। वो तो हम जैसे कुछ बिजनेस कोचेज ने है ना बदनाम कर दिया 9 to 5 को, मैं सच बताऊं आपको। लेकिन अगर किसी की अच्छी 9 to 5 है, अगर कोई 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, या किसी का 12 लाख का 15 लाख का पैकेज है, अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर कहीं ना कहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो शायद लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहे, और ये उनको 5 साल हो चुके हैं उसके अंदर। तो जरूरी नहीं है कि हम एक टैग लेके घूम रहे हैं बिजनेसमैन का, लेकिन अकाउंट में हमारे 10,000 रुपए नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं मानता हूं कि 9 to 5 में कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप नौकरी करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नौकरी करते हुए अगर आपको 1 से 1.5 लाख रुपए महीना आ रहा है तो आप अच्छा खासा जीवन चला सकते हो कहीं ना कहीं। लेकिन अगर बिजनेस करते हुए आपको 25,000 रुपए भी नहीं आ रहा और 5 साल 10 साल हो चुके हैं, तो भैया नौकरी ही कर लो, ज्यादा बेटर है। अच्छा, क्या नौकरी के साथ साथ भी बिजनेस किया जा सकता है? देखो मैं फ्रैंकली बताऊं, आज सच बताता हूं, एक्चुअल में नहीं किया जा सकता। मैं आपको सच बताऊं, नौकरी के साथ साथ, क्योंकि 8 या 10 घंटे की मिनिमम हर आदमी की नौकरी होती है। उसके बाद उसको फैमिली को भी टाइम देना है, उसके बाद उसको खुद को भी टाइम देना है, खुद को सीखने के ऊपर भी ध्यान देना है। तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं बना एक्चुअल में कि जो नौकरी के साथ किया जाए। हो सकता है, लेकिन वो बिजनेस जो 2 महीने में रिजल्ट देता ना, वो आपको 1 साल में देगा अगर आपने शुरू भी कर दिया। क्योंकि आप मुश्किल से 1 घंटा दे पाओगे, और किसी भी बिजनेस में जो टाइम देने का सबसे बढ़िया टाइम होता है वो होता है दिन में 11 बजे से 4 बजे के बीच में, जिसमें आदमी की एनर्जी भी हाई होती है, और उसी बीच में आदमी नौकरी पे है। तो कहां से बिजनेस बन पाएगा कहीं ना कहीं। तो मैं मानता हूं कि दिक्कत है काफी सारी।
ठीक है, वंडरफुल। ऑडियंस को अगर लगता है कि आपका पर्सपेक्टिव इस इशू को लेके अलग है तो आप कमेंट में बताना। अगर आपको लगता है कि जॉब के साथ साथ बिजनेस किया जा सकता है तो कमेंट में बताना, और कौन से बिजनेसेस है जो किए जा सकते हैं वो भी बताना। आप कंट्रोवर्सी करवाओगे। क्लेश करवाएंगे, हाँ? ठीक है। अच्छा कार्तिक भाई जी, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब से ना बिजनेस में स्विच कर रहे हैं, जी, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे लोग। स्पेशली बात करें तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में लोग छोटे अमाउंट से 10-20-50 हज़ार से शुरू कर रहे हैं। आपके हिसाब से कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं? उनकी सबसे बड़ी दिक्कत तो एक्चुअल में ये है कि आज के टाइम में राहुल जी, गांव वाला जो आदमी है ना, वो शहर वालों के बिजनेस में घुसा हुआ है। शहर वाला गांव के वालों में घुसा हुआ है, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। एक्चुअल में लोगों की प्रॉब्लम ये है कि गांव वालों को ये नहीं पता कि हम किस सोने की खान पे बैठे हैं। मैं एक्चुअल बता रहा हूं आपको, अगर गांव के आदमी को ये पता चल जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जैगरी, गांव में जो शक्कर बनती है उसकी वैल्यू क्या है। आप हमारे नॉर्थ में चले जाओ, आप हरियाणा में चले जाओ, आप यूपी में चले जाओ, यहाँ पे शक्कर ऐसे मिलती है जैसे पता नहीं बिल्कुल मिट्टी मिलती है एक तरीके से। उसने मतलब वैल्यू नहीं दी जाती शक्कर की। कह रहे शक्कर ही तो यार ले ले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर जाके देखो वही सेम चीज़ 250 रुपये 300 रुपये केजी मिल रही है कहीं ना कहीं। तो वैल्यू ऑफ जैगरी अगर गांव वाले को पता चल जाए, देसी घी की वैल्यू क्या है, जैगरी की वैल्यू क्या है, तो कुल्हड़ की वैल्यू क्या है, तो आदमी को पता चल जाएगा कि भैया इन बिजनेस के अंदर कितना पोटेंशियल है। कुल्हड़ को कौन पूछता था पहले, बताओ आप? कोई वैल्यू नहीं करता था। कह रहे कुल्हड़, अरे कौन, इसकी वैल्यू थोड़ी है। आज के टाइम में रेस्टोरेंट छोड़ो, 5 स्टार होटल के अंदर कुल्हड़ चाय का आ चुका है मेन्यू कहीं ना कहीं। और मैं कह रहा हूँ चाय तो छोड़ो, आप राजमा चावल ले लो, छोले चावल ले लो, कुल्हड़ पिज्जा ले लो, पता नहीं कितनी सारी चीजें आ चुकी है कहीं ना कहीं। तो कुल्हड़ का आने वाले टाइम में ट्रेंड आ रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं मानता हूँ गांव वाला आदमी जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से है, तो उसको अपने आसपास को थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो बिजनेस बनेगा ना वहां गड़बड़ होगी। प्रॉब्लम राहुल जी ये है, गांव का आदमी चाहता है कि मैं टी शर्ट का बिजनेस करूं, गांव का आदमी चाहता है कि मैं परफ्यूम का बिजनेस करूं, गांव का आदमी चाहता है कि नहीं मैं प्रीमियम बैग्स का बिजनेस करूं। प्रॉब्लम यहां है। मैं कह रहा हूं आप जिस सोने की खान पे बैठे हो उसका यूज क्यों नहीं करते बताओ। और शहर वाला आदमी क्या बैठा है, जो सिंगापुर में बैठा, कह रहे नहीं मैं जैगरी का बिजनेस करूंगा, मैं कुछ ऑर्गेनिक लेके आऊंगा, मैं देसी घी का बिजनेस करूंगा। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है लोगों का। शहर वालों को तो पता है उनको क्या करना है, वो गांव वाली चीज़ों को प्रीमियम करके बेच रहे हैं, सेम ही चीज़ को कहीं ना कहीं। लेकिन अगर गांव वाला भी इस चीज़ को समझ जाए, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा धंधा बनेगा, और वो भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर। ओके जी, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में कोई इंसान बैठा हुआ है जी, क्या सोशल मीडिया से बिजनेस बना सकता है? बहुत। मैं 100% श्योर हूँ राहुल जी, सोशल मीडिया इतना बड़ा वेपन है हम लोगों के लिए। अगर कोई इसको ढंग से चलाना जान जाए ना, वो बहुत पैसा कमाएगा एक्चुअल में। प्रॉब्लम क्या है कि हम सब लोगों को रील देखने में बड़ा इंटरेस्ट है, बनाने से ज़्यादा। लेकिन पैसा बनाने वाला कहाँ करता है? पैसा हमेशा क्रिएटर कमाएगा, करने वाला पैसा कमाएगा, देखने वाला नहीं कमाएगा। आज लोग आईपीएल चल रहा है, लोग आईपीएल देखने जाते हैं, 20,000 की सीटिंग है, लगे हुए हैं लोग, सीटिंग बैक मैं कह रहा हूँ 15,000 20,000 एक एक टिकट का इतना चार्ज लग रहा है कहीं ना कहीं, लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं। पैसा कौन कमा रहा है? जो वहां खेल रहा है, जो वहां अंदर है, जो वहां सफाई भी कर रहा है ना, पैसा वो भी कमा रहा है। लेकिन जो वहां केवल देखने जा रहा है वो नहीं कमा रहा, वो जेब से लगा रहा है। तो हमेशा मैं ये कहता हूं कि पहली बात तो जो कंटेंट बना रहा है ना, पैसा वही कमाएगा। और एक टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का आदमी हो या कोई भी हो, सोशल मीडिया अगर आपके पास है ना, आपके पास मार्केटिंग का बजट नहीं है, आपके पास एड का बजट नहीं है, आपके पास सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया पे वीडियोस बनानी शुरू कर दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक जैस्मिन कौर है जिनके बारे में हमने बहुत पहले भी बात की थी कहीं ना कहीं, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, है ना, बड़ी उनकी रील वायरल हुई थी, बिग बॉस में भी वो गई थी। उन्होंने पूरा बिजनेस सोशल मीडिया से बनाया, सोच के देखो, सोशल मीडिया से पूरा बिजनेस बना। निशा लांबा कहीं ना कहीं उनका सैलून का बिजनेस उससे बना। मेकअप आर्टिस्ट है, मैं कुछ के मुझे नाम याद नहीं आ रहे, मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं, मतलब लोगों ने अपने इतने बड़े बिजनेस बना लिए। और मैं अपने शहर की बात करूँ राहुल जी, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने धंधा शुरू किया, कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई सर्विस अच्छी नहीं है, केवल सोशल मीडिया के बलबूते पे दिन का कम से कम 50,000 का धंधा करते हैं दिन का। लेकिन जिन्होंने क्वालिटी माल दे रखा है, जो बिल्कुल कहते हैं ना टॉप लेवल की सर्विस भी दे रहे हैं कस्टमर को, आज उनकी दुकान खाली बैठी है, खाली है। रीजन क्या है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। और आने वाला टाइम सोशल मीडिया के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपका धंधा सोशल मीडिया पे नहीं है तो भाई साहब आप सफर करोगे। और इससे बढ़िया वेपन क्या है सोचो, आज वीडियो बनाने का पैसा नहीं लग रहा कहीं ना कहीं। आप देखो ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जो नए नए लोग शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं 8वीं 10वीं रील वायरल हो गई और एक ही रील से उनको 5 लाख का 10 लाख का धंधा आ गया।
1000 ऑर्डर आ गए एक ही रील से कहीं ना कहीं। तो मैं ये मानता हूँ अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर दम है तो डे 1 से रील बनाना शुरू कर दो, बेस्ट है, बहुत बड़ा हथियार है। ओके, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए उसके लिए? सोशल मीडिया के लिए देखो, मैं आपको मानूं कि एक ठीक ठाक क्वालिटी का आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, यही एक इन्वेस्टमेंट है। पहले तो चलो एक अच्छी लेवल की एडिटिंग, एक अच्छे लेवल का स्टूडियो लगता था, आजकल तो ट्रेंड ही बदल चुका है राहुल जी। आजकल तो लोगों को रो वीडियो ज्यादा पसंद है, लोगों को मतलब लोग सुनते भी उसको है जो जिसने रो तरीके से बनाया हुआ है कहीं ना कहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि आने वाले टाइम में पैसा वही लोग बनाएंगे कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी जो रो तरीके से बनाएंगे। आपकी ठीक ठाक सा कैमरा है ना, बताओ क्या बनाना है। आप देखो, मैं जैस्मिन कोर की अभी बात कर रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव वाली, मतलब उनकी देखोगे कोई बड़ा कैमरा यूज नहीं किया, कोई एडिटिंग यूज नहीं की, कुछ नहीं, केवल मोबाइल फोन शुरू किया और बताना शुरू किया क्या ड्रेस है। ये सिंपल तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका शुरुआत करने का कहीं ना कहीं। बाकी तो पैसा देखो कितना ही लगा लो, आपको पता ही है, स्टूडियो के अंदर आदमी 20 लाख रुपए लगा ले, एक टीम हायर कर ले, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की आप पूरी टीम लगा लो, 1 लाख रुपए महीना सैलरी रख दो सबकी, लेकिन कोई फायदा नहीं है शुरू के लेवल पे। अगर एक ठीक ठाक सा भी मोबाइल फोन है तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है, हमने वहीं से शुरुआत की। ठीक है, अब अगर हमें सोशल मीडिया को लेट्स से फॉर एग्जांपल यूटिलाइज करना है अपना बिजनेस शुरू करने जी, में, तो हमें प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस चूज करना चाहिए, सर्विस बेस्ड बिजनेस चूज करना चाहिए? बोथ। मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया पे हर तरीके का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मैटर ये करता है कि आपके जो क्लाइंट बेस है एक्चुअल में वो आपके लोकल एरिया के हैं, आपके लोकल एरिया से है या ऑल ओवर इंडिया के हैं। जैसे सर्विस बेस्ड है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस कर रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है, तो मैं सोशल मीडिया पे अगर कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली किसी कोई तेलंगाना में बैठा है मैं उसका मोबाइल रिपेयर नहीं कर सकता, मैं अपने आसपास के एरिया का कर सकता हूँ कहीं ना कहीं, तो वो थोड़ा सा धंधा लिमिटेड हो जाएगा मेरे लिए। तो सोशल मीडिया से अपने शहर में तो वो पॉपुलर हो जाएगा, धंधा मिल जाएगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया इतना अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट बेस्ड है तो उसके बेनिफिट थोड़े ज़्यादा है सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रोडक्ट है कि आप उसको पूरी दुनिया में कहीं भी बेच सकते हो, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो मैं मानता हूं कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस अगर कोई कर ले, कुछ भी बना लो यार, पानी की बोतल भी बना लो ना, मैं कह रहा हूं तेलंगाना में बैठा कोई आदमी बैठा है, गुजरात में कोई आदमी बैठ के हमारी रील देख रहा है, वो कहेगा ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। और एक्चुअल में ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि एक प्रोडक्ट की बात की गई थी, मैं कल ही एक प्रोडक्ट देख रहा था, पैरों की उसने बात की हुई थी। आज के टाइम में लेडीज को, औरतों को क्या होता है, उनके पैर सुन हो जाता है, तो एक मार्केट में प्रोडक्ट है, मैंने कल ही रील देखी, ऐड देखा उनका, तो उनकी सॉक्स है वो, ठीक है, तो जिसमें है ना अंगूठे में, उंगलियों में स्पेस आ जाता है कहीं ना कहीं, तो वो उनका प्रोडक्ट है, इन्वेंशन है उनका। तो मतलब उन्होंने रील डाली, नेचुरल ऑर्गेनिक वीडियो थी वो कहीं ना कहीं, उसके नीचे 10,000 कमेंट थी, कैसे ऑर्डर करूं, मुझे ऑर्डर करना है, मुझे चाहिए, कि मैं सिंगापुर में बैठा हूँ या मैं कनाडा में बैठा हूँ, मुझे चाहिए। तो सोचो कि कितना बड़ा इंपैक्ट है सोशल मीडिया का, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड वालों को ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो कोशिश करेंगे प्रोडक्ट बेस्ड बेस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ड स्केलेबल भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, मान लो अब मैंने छोटा बिजनेस शुरू कर लिया जी, मुझे पहला स्टाफ कब हायर करना चाहिए? देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसी में ही लोगों की कहते हैं ना आत्मा ही क्या, बिल्कुल सब कुछ बिक गया। एक अच्छी टीम बनाने में और एक अच्छी टीम किस समय हायर करनी है वो जानने में कहीं ना कहीं। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, पहले अपने फाइनेंस देखने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। अगर आपके फाइनेंस अलाउ ही नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि एम्प्लॉय रखने के बाद आप डेप्थ में आ जाओगे, वो काम नहीं करना। तो मैं मानता हूं कि अगर आपको धंधे में 50, 60, 70 हज़ार का अगर प्रॉफिट है, आप इतना कमा रहे हो, तो एक पहला एम्प्लॉय हायर कर लो कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी धंधा शुरू किया तो मैं चाहता हूं कि पहले हर चीज़ की नॉलेज ले लो कहीं ना कहीं। अब इसी बहाने काम भी आप अपने आप करोगे तो आपको डेप्थ नॉलेज हो पाएगी कहीं ना कहीं। अब मान के चलो मैंने डे 1 से मुझे बिजनेस की नॉलेज नहीं है, आज के टाइम में यही तो करता है राहुल जी, बिजनेस करना नहीं है, लोगों को बनना है। आजकल बिजनेसमैन बनने का ट्रेंड है, करने का नहीं है। बिजनेसमैन कैसे बना जाता है, एक बड़ा सा ऑफिस खोलेंगे पहले तो 25-30 लाख रुपए के, एक बढ़िया सी गोल्डन कलर की चेयर होनी चाहिए जो पीछे हो जाए अपना बढ़िया, ऐसी लोगों को चाहिए, और एक रखेंगे पीए, बिल्कुल भैया बाहर खड़ा होना चाहिए परमानेंट। लोगों के है शौक, नवाबी शौक है कहीं ना कहीं डे 1 से, 5 स्टेफ रख दिया। मान के चलो किसी ने कैफे खोला, भाई साहब शेफ भी लगा दिए, ये भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, मैं कह रहा हूँ 5 लोग हॉस्पिटैलिटी के लिए रख दिए, पूरा स्टाफ लगा दिया। 6 महीने बाद कह रहे सर कैफे बंद करना पड़ रहा। क्यों? शुरू में वही धंधे हमेशा चलते हैं जो हर काम पहले शुरू में खुद करता है कहीं ना कहीं। अगर आज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ले लो ना, दिक्कत क्या है। तो मेरा मानना है कि अगर आदमी को स्टाफ हायर करना है तो पहले खुद काम करो,
वो ठीक है, एक अच्छा सा रेवेन्यू जनरेट करो, क्योंकि धंधे में जो चीज़ देखनी चाहिए ना, जो बहुत ही नॉन फैंसी शब्द भी है, वो है फाइनेंस। लोग इसको नहीं देखते। लोग कहते हैं नहीं, अरे फाउंडर का काम केवल विजन सोचने का है। भाई साहब विजन तो देख लेंगे, आपने तो सोच लिया 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, लेकिन अकाउंट के अंदर तो लाख रुपए नहीं आ रहा। अब आपने स्टाफ की सैलरी देनी है 2 लाख रुपए महीना, अब धंधा नहीं हो रहा 1 लाख रुपए महीने का, और आपके पास भैया वर्किंग कैपिटल भी नहीं है, तो धंधा तो डूबना ही डूबना है। 1000 करोड़ की कंपनी कैसे बनेगी? तो मैं यही कहता हूँ कि अगर किसी को स्टाफ हायर करना है तो सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि भैया स्टाफ का काम तो मैं कर लूँगा, लेकिन मेरे फाइनेंस अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर 50,000 का धंधा है तो पहला एम्प्लॉय हायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे कम है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कभी भी। ठीक है। और कार्तिक भाई, आप जब स्टाफ हायर करते हैं अपने लिए, तो आप कौन सी एक स्किल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार ये एक चीज़ तो मैं स्टाफ में देखूंगा ही देखूंगा? मैं 2 चीज़ देखता हूँ राहुल जी, जो सबसे ज़रूरी है। मतलब पहले तो मैं ये देखता हूँ बंदा कैसा है। 1 हफ्ते का ट्रेनिंग पीरियड होता है मेरी टीम में, 1 हफ्ता उसको काम दिया जाता है, और पेड काम होता है, बिल्कुल पैसा भी मिलेगा 1 हफ्ते का जो तेरा बनेगा। लेकिन 1 हफ्ता मैं अपनी टीम को सिर्फ ये कहता हूँ, आपको सिर्फ ये नज़र करनी है कि ये अपनी कमिटमेंट का पक्का है नहीं है, कि इसने जो बोल दिया क्या वो करा या नहीं करा, कितना डिले कर रहा है, कहीं ना कहीं बिहेवियर कैसा है बात करने का, कहीं ना कहीं। 1 हफ्ता तो कई बार क्या होता है, मैं पेमेंट भी डिले कर देता हूँ 2-3 दिन के लिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाउ ही बिहेव। एक्चुअल में आज के टाइम में लोगों का क्या है स्टाफ में एक्चुअल में, कि अगर उनको आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो तो वो आपके लिए भगवान है। अगर थोड़ा सा भी 2-4 दिन डिले हुआ तो वो शैतान बनने में 1 मिनट नहीं लगेगी कहीं ना कहीं। तो मेरे लिए सबसे अच्छा ये है कि बंदा अच्छा होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कहीं ना कहीं, कि जो खाली पैसे के लिए मेरे पास ना रहा हो। क्योंकि मेरा तो माइंडसेट ये है कि अगर मैं किसी को 5,000 दे रहा हूँ, मैं आने वाले टाइम में 50 दूँ, मेरा माइंडसेट ये है। लेकिन बंदा अच्छा होना ज़रूरी है। तो नंबर 1 चीज़ तो मैं ये देखता हूँ कि बंदा अच्छा है नहीं है, नेचर कैसा, बिहेवियर कैसा, कमिटमेंट पूरी कर रहा है नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ मैं उसकी वर्किंग क्वालिटी देता हूँ, मैं उसकी वर्किंग क्वालिटी देखता हूँ। अब मान के चलो मैंने किसी को कंटेंट राइटर के उस लिए हायर किया है, बंदा बड़ा अच्छा है, बिहेवियर बड़ा अच्छा है, टाइमली काम कर रहा है, लेकिन काम ही अच्छा नहीं कर रहा, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है उसका कहीं ना कहीं। तो दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। तो मैं 2 चीज़ मेन देखता हूँ कहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूँ कि पैसा चाहे वो ज़्यादा भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बार ये लाइन कही थी दीपक वाधवा जी ने, बड़ी प्यारी लाइन कही थी। तो एक बार मैं वाधवा जी से मिला तो मैंने पूछा कि सर एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉय को हम 15,000 रुपये महीना दे रहे हैं, उसको कब 20,000 देना चाहिए? उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, कह रहे अगले महीने दे दो। मैं क्या मतलब समझाऊँ, मुझे मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। कह रहे कि सबसे पहली बात ये है कि मार्केट में पहली बात तो 20-25 हज़ार हर आदमी को नहीं मिलते। अगर आपको लग रहा है बंदा काम कर रहा है, बंदा अच्छा है, अगले महीने सैलरी बढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर लग रहा है बंदा अच्छा है तो ठीक है, और उसको कहोगे अगर 3-4 महीने और अच्छा काम रहा तो तेरी 20 की भी 25 हो जाएगी कहीं ना कहीं। क्योंकि एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं कि पैसा बचाने के चक्कर में है ना, हम अच्छे लोगों की बलि चढ़ा देते हैं राहुल जी, कि नहीं यार 2,000 बचा लो, 5 बचा लो, 10,000 बचा लो। इस चक्कर में जो अच्छी क्वालिटी का आदमी है ना, उसको हम पैसे ही नहीं देते। आप कभी नोटिस करना, जो हमारी टीम में सबसे अच्छा काम करता है ना, जो सबसे कम बोलता है, मतलब चैं नहीं करेगा कभी भी, कंप्लेन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा दिक्कत भी हम उसे ही देते हैं। वो सबसे ज़्यादा डिले सैलरी भी उसी की होगी, सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ उसकी बातों को फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कंप्लेन नहीं करता। और जो बिल्कुल राइवलरी में रहता है कहीं ना कहीं, अरे नहीं सर ये क्या कर दिया आपने, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसका सारा काम पहले होगा। कह आप टीम को कहोगे पहले इसकी सैलरी भिजवाओ भाई, और काम बाद में होंगे, इसकी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, इसके लिए बिल्कुल अच्छे से इंतजाम करके रखो। तो मैं मानता हूँ कि इस तरीके के भी लोग आपको आएंगे आपके पास। तो बस 2 चीज़ का ध्यान रखो, बंदा अच्छा होना चाहिए कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि आप स्मार्ट आदमी तो ले आए लेकिन बंदा अच्छा नहीं है, तो लॉन्ग टर्म आप काम नहीं कर पाओगे कहीं ना कहीं। अगर मेरी किसी आदमी के साथ आज बनी नहीं रही तो मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में धंधा हो पाए। अच्छा, तो ये 2 चीज़ है। ठीक, एक चीज़ और बताओ जी। फ्रेशर सस्ते में मिलते हैं, हाँ, एक्सपीरियंस महंगे में मिलते हैं, तो सस्ता रिसोर्स खरीद के उसको ट्रेन करें या महंगा रिसोर्स ट्रेन कराया ले? और इस पे ना मैं ऑडियंस की भी राय जानना चाहूँगा, आप भी कमेंट में बताना, और फिर अपने रिस्पॉन्स को कार्तिक भाई क्या बता रहे हैं उससे मैच भी करना। क्या बात, आज पूरा कलेश करा के पॉडकास्ट, क्या बात, भगवान बचाए आज हमें। चलिए मैं बताता हूँ राहुल जी, मतलब आप ये जानना चाह रहे हो एक्चुअल में, एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करोगे आप? फ्रेशर वर्सेस एक्सपीरियंस, किसको हायर करें? सबसे पहले किसको हायर किया जाए, प्रायोरिटी पे किसे रखें, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैटर करता है राहुल जी हमारा फेज क्या है धंधे का। सबसे पहला बिगिनर का जो फेज आता है ना, उसका बजट इतना अलाउ नहीं करता कि वो एक्सपीरियंस लाया जाए।
क्योंकि आपको भी पता है किसी भी फील्ड का जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है ना, वो कभी सस्ते में नहीं आएगा, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ क्या है कि एक्सपीरियंस कभी ये भी होता है कि वो पैसों के बजाय इक्विटी भी लेता है कई बार, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अब मान के चलो मैं फिजिक्स वाला की टीम का कोई आदमी लेके आऊँ, वो ऑब्वियसली सैलरी बेसिस पे मेरे पास नहीं आएगा कहीं ना कहीं, तो मुझे इक्विटी भी देनी पड़ेगी और विजन भी दिखाना पड़ेगा मैं क्या बना रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो सब कुछ देखने के बाद वो एक्सपीरियंस आदमी आएगा। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपका फेज़ 1 है, अभी आपने शुरू किया है, धंधा अभी उड़ने लगा है, प्लेन आपको उड़ने लगा है, तो मेरा मानना यह है कि पहले फ्रेशर से शुरुआत कर लो, उसको बना लो, उसको ट्रेंड कर लो। लेकिन 1 साल बाद अगर आपको लग रहा है कि वो फ्रेशर ट्रेंड ही नहीं हो रहा, वो एक्सपीरियंस वाला काम नहीं कर पा रहा है, उसको बदल दो, फिर रिप्लेस करने का टाइम आ गया कहीं ना कहीं। लेकिन 1 साल कम से कम फ्रेशर के साथ शुरू करना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो लॉयल होता है ना, कई बार वो एक्सपीरियंस आदमी नहीं होता, जिसको हम डे 1 से बनाते हैं ना, वो ज़्यादा लॉयल होता है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल करीब से जानता है और आप उसको करीब से जानते हो कहीं ना कहीं। आज की तारीख में आपको लगता है कार्तिक भाई के लॉयल एम्प्लॉयज़ होते हैं? कुछ तो है, होते हैं, मतलब फिल्टर करने पड़ते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सोशल मीडिया पे रील्स देख देख के अपने आप को कॉर्पोरेट मजदूर या इस तरह के टर्म्स के बाद वो लॉयल्टी वाला फैक्टर ख़त्म हो गया है? नोएडा सेक्टर 62 के बाद तो पूछो मत आप क्या क्या हो गया। मैंने तो रील भी बनाई थी, लोग बुरा मान जाता हमारी रील का। बट मैं आपको बताता हूँ, ये कल्चर की बात है राहुल जी, सच बताऊँ। मैंने अपनी टीम में कल्चर बहुत अलग लेवल का बनाया हुआ है कहीं ना कहीं। मैंने क्या बताया कि अगर आप बिल्कुल कॉर्पोरेट वाला कल्चर बनाओगे ना, तो लोग आपको कॉर्पोरेट मजदूर कहेंगे। मेरी टीम को पता है कि हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो बिल्कुल भी कॉर्पोरेट वाला नहीं है। हम एक भी काम कॉर्पोरेट वाला नहीं करते, पहली बात तो, ठीक है। कोई स्ट्रिक्टली हमारी ऐसी टाइमिंग नहीं रहती आपको 10 घंटे काम करना है, 11 घंटे काम करना है। मेरा सीधा ऐसा ये है कि अगर आपको दिन में 10 मिनट का कोई काम करना, आप चाहे उसमें पूरा दिन लगा दो, 1 घंटा लगा दो। अगर आपने वो 1 घंटे में काम निपटा दिया, पूरा दिन कुछ भी करो, मुझे क्या करना है कहीं ना कहीं। लेकिन वो काम टाइम पे होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी है, किसी की अकाउंटेबिलिटी है कहीं ना कहीं, तो अगर वो काम अपनी ईमानदारी से कर रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रेशर इतना नहीं देना चाहिए। कई बार क्लास लगानी पड़ जाती है, आपको पता है मेरे से ज़्यादा कहीं ना कहीं, कई बार क्लास लगानी पड़ जाती है, लेकिन उसके बाद टीम अच्छा परफॉर्म करती है, या तो आपको भी पता है 2 दिन इतना बढ़िया काम करती है टीम, जिस दिन आप क्लास लगाते हो आपको लगता है कि अगर ऐसा काम परमानेंट हो जाए 1 साल तक, तो 200 स्टोर तो डन है। बट आप परमानेंटली उस जोनर के अंदर नहीं जा सकते, थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर बना के रखना पड़ता है। तो कॉर्पोरेट वाला कल्चर अगर आदमी हटाए तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा कहीं ना। ओके, हटाना पड़ेगा पर वो, ठीक है। लेट्स से कार्तिक भाई किसी के पास 20,000 रुपये है बिजनेस शुरू जी। करने के लिए, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए उस बिजनेस को शुरू करने के लिए, ये आप बता दीजिए। सबसे बेस्ट बिजनेस ये है राहुल जी, 20,000 में। लोगों को लगता है 20,000 में धंधा ही नहीं होता, पहली बात तो, क्योंकि लोगों को ये समझ में आता है कि बिजनेस लिखते ही आप कैनवा के अंदर भी बिजनेस लिखोगे ना, गूगल के अंदर भी, तो फोटोज भी आएगी कि बिल्कुल सूट वूट में आदमी, बड़ी सी बिल्डिंग। तो बिजनेस से लोगों को जुड़ा हुआ है शब्द की फैक्ट्री का मालिक, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक। मेरा मानना ये है 20,000 के अंदर धंधा होता है, अगर आदमी करना चाहे। टिफिन सर्विस का बिजनेस हो सकता है 20,000 में। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो, सबसे पहली जो आपको चीज़ चाहिए, पहले तो चूज़ करना है हमें बिजनेस क्लाउड किचन में करना किस चीज़ का है। पहले चूज़ कर लो, वैसे बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। मैं मानता हूँ चलो हमने थाली का बिजनेस कर लिया, हम लंच सर्विस का बिजनेस करेंगे, केवल लंच के लिए हम थाली बनाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पूरा जो मटेरियल आएगा कहीं ना कहीं, वो मान के चलो 5,000 का खर्चा उसके अंदर, ठीक है। आपने मान के चलो 50-100 कस्टमर के लिए केवल आपने फूड बनाया, एग्जाम्पल ले लेते हैं। पैकेजिंग भी आपकी आइटम लगेगी कहीं ना कहीं। 5 रुपये का डिस्पोजल थाली का रेट चल रहा है आज के टाइम में। आपने मान के चलो 1000 पीस उठा लिए, तो आराम से 5,000 की कॉस्ट उसकी आ गई। 2,000 का आपका लाइसेंस लगेगा, फूड लाइसेंस, ठीक है। बेसिक रजिस्ट्रेशन ले लो, वैसे तो 100 रुपये की फ़ीस है, लेकिन अगर आप किसी भी एडवोकेट से करा रहे हो, किसी भी लीगल आदमी से करा रहे हो, तो वो 1000 रुपये अपनी फ़ीस लेता है। तो 1000 से 2000 में मैक्सिमम लेके चला जाता हूँ। 12,000 में आपका लाइसेंस मिल गया, स्विगी जोमेटो पे लिस्ट कर लो। सिंपल स्टेप है कहीं ना कहीं। सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का पैसा नहीं लगता, ब्रांडिंग के लिए कर सकते हो। वेबसाइट की इसमें ज़रूरत नहीं है। कस्टमर सपोर्ट के लिए केवल एक व्हाट्सअप अपना बिजनेस अकाउंट आप बना सकते हो, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें भी पैसा नहीं लगना। फिर आपको क्या करना है कि रीजनल जो आपके पेजेस हैं, आप जिस भी शहर में, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के कुछ पेजेस बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, जो मुश्किल से 1000, 1500, 2000 रुपये मार्केटिंग का पैसा लेते हैं।
वो आपके वहाँ आएंगे, फूड व्लॉगर आप अपने पास बुलवा सकते हो कहीं ना कहीं कि हमने इनकी थाली वगैरह ऑर्डर किया, तो थोड़ी सी मार्केटिंग कराओ बेसिक कहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूँ आपने दो दो क्रिएटर के साथ भी अगर मार्केटिंग कराई तो 4,000 की कॉस्ट उनकी लगेगी। टोटल ये मानिए कि 16-17 हज़ार रुपये आपके लगे, 2-3 हज़ार वर्किंग कैपिटल मान लो, 20,000 में पूरा धंधा शुरू हो गया। और मार्जिन की मैं बात करूं, अगर एक थाली की कॉस्ट 25 से 30 रुपए की आ रही है, ठीक है, 40 की भी आ रही है, तो 80 या 100 रुपए की आप बहुत आराम से बेच सकते हो। आपको एक थाली पे, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, 10 रुपए का भी मार्जिन बच रहा है। आपके दिन की 100 थाली कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। प्रॉब्लम पता हूँ क्या होती है राहुल जी, जब लोग क्लाउड किचन में या फूड के बिजनेस में है ना, डे वन से ही मल्टीपल डिशेस की तरफ बढ़ते हैं कि डे वन में राजमा चावल भी बेचना है, छोले चावल भी बेचना है, कढ़ी चावल भी रखेंगे, थाली भी रखेंगे, आलू प्याज पराठा भी रखेंगे, नॉर्थ इंडियन भी रखेंगे, चाइनीज भी रखेंगे। कस्टमर को पता नहीं चलता स्पेशलिटी क्या है। आप मुरथल गए हो, ठीक है, मुरथल में अमरीक सुखदेव आप जानते होंगे, किस चीज़ के लिए फेमस है? पराठे। पराठे के लिए। लोग किसके लिए जाते हैं वहाँ? पराठे के लिए जाते हैं। आपको क्या लगता है उनके मेन्यू में सिर्फ पराठा है? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, कम से कम 150 से ज़्यादा आइटम है उनके मेन्यू के अंदर, लेकिन लोग जाते हैं वहाँ पराठे के लिए। एक साउथ के अंदर कैफ़े है, बड़ा फेमस कैफ़े है कहीं ना कहीं, साउथ इंडियन का, आई थिंक रामेश्वरम, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? डोसा, आई थिंक डोसा के लिए कहीं ना कहीं। लेकिन आपको क्या लगता है साउथ इंडियन ही मिलता है वहाँ खाली? बहुत सारी चीज़ें भी मिलती होगी कहीं ना कहीं, ऐसी बहुत सारी जगह है, लेकिन हम जानते उसे किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए। आज मैकडी को लोग बर्गर के लिए जानते हैं, डोमिनोज को पिज़्ज़ा के लिए जानता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक चीज़ को है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लिया, एक डिश को। हमारे यहाँ प्रॉब्लम राहुल जी क्या है कि हम एक्चुअल में हर इंडस्ट्री के अंदर राजा बनना चाहते हैं, हम हर डिश के अंदर राजा बनना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ एक चीज़ पकड़ो, थाली पकड़ लो, आलू प्याज पराठा पकड़ो, कुछ भी पकड़ लो, मैगी पकड़ लो, लेकिन उसके स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि भैया उससे आप जाने जाओ कहीं ना कहीं। एक दिल्ली में बड़ी फेमस पेस्ट्री है, बेक बुक की पेस्ट्री, बड़ी ज़्यादा फेमस है कहीं ना कहीं, तो वो पेस्ट्री के नाम से फेमस है। तो अपना ही एक डिश पकड़ो, उसकी इतनी ज़बरदस्त मार्केटिंग करो, उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दो, उसका टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि लोग सिर्फ उसी चीज़ के लिए आपके पास आए। और मैं कह रहा हूँ भले ही वो 100 रुपये का अगर आज पराठा खाने आ रहा है, लेकिन वो 500 रुपये की दूसरी चीज़ भी लेके जाएगा। लेकिन फोकस सिर्फ एक चीज़ पे करना है, क्योंकि लोगों की याददाश्त इतनी ज़्यादा नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, आज आप किसी भी गांव के आदमी से पूछ लो ना, अमिताभ बच्चन की 5 मूवी बता दो, उससे बताई नहीं जाएगी। वो कहेगा मैंने दीवार में देखा था, मैंने अमिताभ बच्चन की एक मूवी देखी थी, मैंने कौन बनेगा करोड़पति में बताएगा। आप देखो, अगर आप हमारा कोई फॉलोवर मिलता है, आप उसे कहो हमारी 5 रील बता दे, हमने कौन सी 5 रिसेंट की रील बनाई, रिसेंट छोड़ो तो इतिहास की बता दे, हमने 3 साल से कंटेंट बना रहे हैं, 5 रील बताओ, उससे बताई नहीं जाएगी, भले ही वो कितना बड़ा भक्त हो हमारा कहीं ना कहीं। तो एक्चुअल में क्या है कि लोग नहीं याद रखते इतना ज़्यादा। मैं कहना यही चाह रहा हूँ बिजनेस में कि लोगों की याददाश्त इतनी तेज़ नहीं है, तो लोग मानते क्या है कि भैया 1-2 चीज़ उनको याद रहती है, तो इतनी चीज़ें बतानी क्यों है, उनको एक ही चीज़ बताओ। आज मैं क्यों कहता हूँ कि भैया कार्तिक दीवान इज इक्वल टू बिजनेस आइडियाज़। अब कोचिंग तो मैं बहुत सारी चीज़ों की देता हूँ, बिजनेस तो मैं बहुत सारे करता हूँ, लेकिन हमने अपना नाम बिजनेस आइडिया से इसीलिए जोड़ा ताकि लोगों के माइंड में रहे कि बिजनेस आइडियाज इज इक्वल टू कार्तिक दीवान, सिंपल। तो यही अपने कैफे के साथ करना है। डोसा अच्छा बना रहे हो, डोसा पे फोकस करना है कि जी आप क्या बेचते हो, जी हम डोसा बनते हैं, हमसे बढ़िया डोसा कोई नहीं बनाता। हम पराठा बेचते हैं, हमसे अच्छा पराठा कोई नहीं बनाता। हमसे अच्छी वेज बिरयानी कोई नहीं बनाता। तो ये चीज़ एक डिश पकड़ के चलेंगे तो टिफिन बिजनेस इतना प्यारा चलेगा, आप क्या पूछोगे। और 20,000 में धंधा शुरू हो गया। ओके, फिर बंद क्यों हो रहे इतने सारे टिफिन बिजनेसेस? जो मैंने आपको बताया सबसे बड़ी चीज़, पहली चीज़ तो कॉस्ट मैनेजमेंट उनका नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। मैंने क्या बताया, मैंने अभी रिसेंट के 5 क्लाउड किचन वालों से बात की, उनमें एक ही सबसे कॉमन चीज़ थी, मल्टीपल। 2 महीने थाली का बिजनेस कर लिया, 3 महीने आलू प्याज के पराठे में आ गए, चौथे महीने चाइनीज़ में आ गए। कह रहे नहीं सर इस महीने यो अच्छा परफॉर्म। एक पे कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि एक दुकान चलने में राहुल जी टाइम लगता है। देखो आज आप किसी भी शहर के अंदर दुकान खोल लो, मैं कह रहा हूं पान का खोखा भी आदमी खोल लेता है ना, 1 साल लोगों को यह समझने में लगता है कि यहां दुकान है। 1 साल। आज के टाइम में आपने क्लाउड किचन खोला, आप राजमा चावल के स्पेशलिस्ट हो, आप राजमा चावल आपसे अच्छे नहीं बना रहा कहीं ना कहीं, लोगों को वो याद रखने में टाइम लगेगा। जब 3 महीने बाद आदमी स्विच करता रहेगा, मल्टीपल चीजें बना रहा, कैसे याद रखोगे भैया। क्लाउड किचन का नाम है कि मान के चलो मोहन की रसोई, अब मोहन की क्या, मोहन कौन है भाई। आपने अपने नाम पे तो रसोई रख दी, अब रसोई में एक्चुअल में आपकी फेमस क्या है। जैसे दाल मुरादाबादी, तो लोगों को पता है यार एक चीज स्पेसिफिक है कहीं ना कहीं, वीर जी मलाई चाप वाले। तो ये इतने सक्सेसफुल क्यों है, ये कामयाब क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक ही चीज पकड़ के चली। आप कोई भी बड़ा फूड रिलेटेड आउटलेट ले लो, फ्रेंचाइजी ले लो, कुछ भी ले लो,
वो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया है। अगर कोई क्लाउड किचन वाला, कैफे वाला, रेस्टोरेंट वाला, ढाबे वाला किसी एक डिश पे फोकस करेगा, वो कभी बंद नहीं हो सकता जिंदगी में। कार्तिक भाई, पिछले हफ्ते जी जो इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, स्पेशली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फैक्ट्रियां जला दी कि हमारी सैलरियां बढ़ाओ, क्या पूरा इशू है? और मतलब आपको लगता है डिमांड जायज़ है, करने का तरीका जायज़ है? देखो, मैं तो डिमांड भी जायज नहीं मानता राहुल जी, आपको सच बताऊं। मैंने इसके ऊपर रील भी बनाई थी और मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूं। डिमांड ये थी, जब मैंने पूरा मुद्दा सुना, मेरे सोशल मीडिया पे एक रील आती है, मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताता हूं। मेरे सोशल मीडिया पे एक रील आती है जिसमें बहुत सारे लोग रोड पे चल रहे हैं और फैक्ट्री में पत्थर मारने लग रहे हैं, शीशे लगे हुए, शीशे तोड़ दिए, फैक्ट्री के अंदर घुस गए, दुकानों के अंदर घुस गए, ऑफिस के अंदर घुस गए, जो वहां एम्प्लॉय है उनको बिल्कुल परेशान करके रख दिया कहीं ना कहीं। तो मैंने इस पूरी कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, क्या हुआ क्या है। तो मुझे पता चला कि लोग अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए। और इतना बढ़िया प्रोटेस्ट किया, आप क्या ही पूछोगे, लोगों ने भर भर के, मतलब पत्थर लेके लोग लगे रहे। जब मैंने इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च किया, मैं क्या मुद्दा क्या है कहीं ना कहीं, और एज एन सोशल मीडिया क्रिएटर हमारा एक फर्ज भी बनता है कहीं ना कहीं कि लोगों तक एक सही जानकारी पहुंचानी। अगर कोई ऐसा मुद्दा है कि जो एक्चुअल में उठना चाहिए, अगर उसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, तो अगर वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उसके ऊपर वीडियो बनानी भी चाहिए। तो मैंने इस मुद्दे के बारे में जानकारी ली। लोगों की डिमांड ये थी कि लोग कह रहे थे कि हेल्पर की सैलरी जो 15,000 है वो कम से कम बढ़ा दो, वो 20 से 25,000 कर दो। मैं क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी सैलरी 20,000 है वो 45,000, कुछ तो ये कह रहे थे कि हेल्पर की सैलरी ही 50,000 कर दो। मैं क्या, रीजन क्या है? कहीं ना लोग एक्चुअल में ये नहीं कर रहे कि अपने स्किल पे काम किया जाए, अपनी वर्किंग एबिलिटी पे काम किया जाए। लोग कह रहे हैं कि हेल्पर की सैलरी क्यों नहीं बढ़। मैं कह रहा हूं, हेल्पर क्यों रहना है तुझे? मैंने वीडियो के अंदर बताया भी यही। आज किसी हेल्पर को राहुल जी 15,000 रुपए मिल रहा है, मैं कह रहा हूं हेल्पर बनना क्यों है? आप सुपरवाइजर बनो ना, दिक्कत क्या है? वो चीज सीखने में कोई बुरी बात है? बताओ मुझे। और आपको लग रहा है किसी कंपनी में आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम नहीं हो रहा, बदल दो। हर कंपनी की अलग अलग होती है, लोग नौकरियां बदलते हैं ना कहीं, लेकिन आप उस चीज के लिए तोड़ फोड़ करोगे, मैं उसको अलाउ नहीं करता किसी भी केस के अंदर कहीं ना कहीं। आप सोच के देखिए, 15,000 किसी हेल्पर की सैलरी है। भाई साहब, अगर आज मेरी किसी कंपनी में, मैं पहले कंपनी में काम करता था, मुझे ऐसा पैसा नहीं आता था जो मुझे चाहिए था, मैंने छोड़ दिया, मैंने कुछ नया सीखा। आज मैंने बिजनेस कोचिंग सीखी, मैंने बिजनेस सीखा कहीं ना कहीं, आज मैं बिजनेस कोच हूं और अच्छा पैसा चार्ज कर रहा हूं कहीं ना कहीं। तो मैं लोगों को यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो वो चीज सीख लो ना, दिक्कत क्या है? एक कंपनी के अंदर एक आदमी को सैलरी मिल रही है 15,000, स्ट्रक्चर सैलरी का ये होता है, एक को 25 मिल रही है, एक को 30 मिलती है, एक को 1 लाख मिल रही है, किसी को 3 लाख रुपए महीना भी मिल रही है। वो उसकी वर्किंग एबिलिटी पे ही तो मिल रही है। राहुल जी, हर मजदूर को लगता है कि ठेकेदार उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है। वो कह रहे ये करता तो कुछ नहीं है, 2 बार आता है पूरे दिन में, 24 घंटे में, और 2 बार आता है और हमसे ज्यादा पैसे लेके चला जाता है। हम यहां अपना शरीर तोड़ रहे हैं, घर बना रहे हैं, धूप में लगे हुए हैं, ना खाने के ना पीने के, लेकिन ये हमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। लेकिन ठेकेदार की लोगों को वैल्यू नहीं पता। ठेकेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पूरे प्रोजेक्ट की कि भैया ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, अगर ये 20 दिन में नहीं बना तो। अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो तो हर आदमी तैयार है। आप किसी भी आदमी के साथ काम कर सकते हो। कोई 500 करोड़ का मालिक है ना, आप उसके, मैं कह रहा हूं, धंधे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि आपकी 500 करोड़ की सेल है ना, मैं इसको 700 करोड़ ले लूंगा, ले लो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसके 100 एम्प्लॉय का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, आप ज्यादा पैसा कमा लोगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का गेम है। लेकिन अगर मैं नोएडा सेक्टर 62 की बात करूं राहुल जी, मुझे मुद्दा समझ नहीं आया। एक रील तो मैंने बर्थडे की मुझे बड़ी अजीब लगी। कह रहे फैक्ट्री के मालिक BMW में चल रहे हैं, हम साइकिल नहीं ले, क्यों नहीं ले पा रहा साइकिल? आईफोन हर आदमी के पास है, आईफोन 16 ले रहा है हर आदमी, 17 ले रहा है हर आदमी, ऑरेंज कलर वाला। मैं नहीं ले रहा मेरे पास ऑरेंज वाला नहीं है, लेकिन लोग ले रहे हैं। मेरे पास भी ऑरेंज नहीं है, ब्लू है। बताओ और क्या? 14+। लेकिन रिक्शा वाला लेके घूम रहा है। हाँ, अब बताओ, वो तो चलो हम पैसे की बात नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में कैसे ले रहा है? मुकुल तेरे पास कौन सा है? 15? बताओ 17। कि यहाँ कितने 4 आदमी बैठे हैं, सॉरी हाँ 4 आदमी बैठे हैं, चारों में से किसी के पास नहीं है। अब बाहर चले जाओ, जो जॉब कर रहा है 20,000 की, वो लेके घूम रहा है ऑरेंज वाला। बताओ, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि लोगों को साइकिल नहीं लेनी, लोगों को लेना आईफोन है।
तो ये मैं मानता हूं कि जिस आदमी को जो चीज़ चाहिए वो ले रहा है एक्चुअल में। और मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है कहीं ना कहीं कि भैया जब तक आप अमीर आदमी से नफरत करते रहोगे आप कभी अमीर नहीं बन सकते। ये फैक्ट है हमेशा। अगर आज आप अपने जो आपका सीनियर है अगर आज आप उसकी बुराई करते हो, आधे से ज्यादा कॉर्पोरेट में यही हो रहा है। नोएडा सेक्टर 62 तो आप छोड़ो राहुल जी, आज आप गुड़गांव के अंदर चले जाओ, किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर में चले जाओ, हर आदमी अपने बराबर वाले एम्प्लॉय से परेशान है, सीनियर से जेलस है कि ये ज्यादा क्यों कमा रहा है, ये हमें काम क्यों बता रहा है। अगर सीनियर 4 बार काम बता देना ऐसा मुंह बन जाता है एम्प्लॉय का, काम क्यों बता दिया। भाई काम तो करना पड़ेगा ना, नौकरी पे आदमी है, काम क्यों नहीं करेगा बताओ। सोचो अगर मुझे 5 क्लाइंट आके ये कहे कि कार्तिक भैया आपने वीडियो क्यों नहीं भेजी, अगर मैं किसी ब्रांड के लिए वीडियो बना, उसका हक बनता है कहना। अब मैं कहूं ये मुझे बताएगा कि मुझे किस टाइम काम करना है, उस बिहेवियर से काम नहीं होता कहीं ना कहीं। तो मैं मानता हूं कि लोगों को चाहिए शाही नौकरी। लोग तो यहां तक कह रहे हैं राहुल जी, आप खुद ही बताओ, लोग कहते हैं कि हम जहां रहते हैं वहां का रेंट ही 15,000 रुपए है, घर का खर्चा 10,000 है, घर में भी खर्चा देना पड़ता है, खुद का भी खर्चा होता है, 40,000 रुपए का खर्चा है, लेकिन हमारी सैलरी 25,000 है, कैसे चलाए। भाई साहब कंपनी का मालिक क्या करे, उसका तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा ना। आपने चलो हेल्पर ने कह दिया मुझे 15 के 25 दे दो, कितने लोग काम करते हैं, 500 बंदा अगर काम कर रहा है कहीं ना कहीं, उसका तो 25 लाख रुपए का 5,000 बढ़ाती। इसमें मेरा पर्सपेक्टिव ये है जी कि जितने भी ये वर्कर्स हैं अपनी मिनिमम सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप बढ़वा लो, ठीक है। अब बिजनेसमैन की बात करते हैं जी। जीएसटी पे कंप्लाइंस लगाने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट है, उसके बाद भी जो इनकम है उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आप जो प्रोडक्ट पे टैग लगाते हैं उसके लिए वेट एंड मेजरमेंट है, आप अपने बिजनेस में यूट्यूब पे गाने नहीं चला सकते उसके लिए आपको लीगल नोटिस अलग से आ जाता है, आपकी दुकान पे कितना बड़ा साइन बोर्ड लगा रखा है उसके लिए एमसीडी वाले आ जाते हैं, हर चीज़ के लिए कंप्लाइंस डिपार्टमेंट है जी। एक कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो ये कहे कि भाई कौन बिजनेस वाला कितने पैसे कमाए हम उसको हेल्प करें। अगर मेरा 1 करोड़ रुपए का लेट्स से फॉर एग्जांपल रेवेन्यू है जी, तो कोई ऐसा भी तो डिपार्टमेंट होना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि भाई इस आदमी का 1 करोड़ का रेवेन्यू है, कम से कम ये 1 लाख तो कमाएगा। वो डिपार्टमेंट कहाँ है? मतलब गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए तो रूल्स ला रही है, भाई बिजनेसमैन के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है जो एक्चुअली ये देख रहा है कि बिजनेसमैन तो नहीं मर रहा है, और एक्चुअली बिजनेसमैन तो मर ही रहे हैं ज़्यादातर, राइट। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं 50-50 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं लेकिन फिर भी घाटे में बैठे हैं, अपनी प्रॉपर्टियां बेचे जा रहे हैं। और राहुल जी आपको कोई भी एम्प्लॉय आके ये कह देगा कि सर मुझे है ना 3 महीने की सैलरी एडवांस में चाहिए, आप किस क्लाइंट को कहोगे कि मुझे 3 महीने का पैसा एडवांस में चाहिए? कोई भी नहीं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं अगर आदमी बिजनेसमैन की गद्दी पे एक बार बैठ जाए ना, जो लगती है बड़ी प्यारी सी देखने में, तो 24 घंटे खाली, तो उसको पता चल जाता है कि मैं नहीं यहीं ठीक हूँ, मैं जाऊँगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है कहीं ना कहीं, मेंटल स्ट्रेस झेलना। मैं कहता हूँ कि एक पैसा कमाने के बाद बिजनेस में स्पेशली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उल्टा बढ़ती है, लेकिन आपका मेंटल लेवल उस लेवल का बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं आप उसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेते हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। ठीक है कार्तिक भाई, अब हम बात करते हैं जी बिजनेस आइडियाज़ की। अच्छा, जो लोग 10,000, 20,000, 50,000 से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जी, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखो बहुत सारे ऑप्शन है राहुल जी, लेकिन मैं हमेशा वही कहता हूँ कि जो चाहता है कि मैं ऐसे बिजनेस करूँ जो लॉन्ग लाइफ तक चले, तो हमेशा वो बिजनेस करने चाहिए जिनकी नीड बहुत ज़्यादा जल्दी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही हो जल्दी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पानी का बिजनेस होता है, मैं हमेशा बताता हूँ पानी का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि अभी मैं 2 बोतल पी चुका हूँ, ठीक है, सेल हो गई, ख़त्म हो गया, लेकिन फिर 5 मिनट बाद फिर चाहिएगा। तो पानी एक लौता ऐसा बिजनेस है। और मुझे एक बड़े सीनियर आदमी ने भी यही सेम चीज़ कही थी, बिस्लेरी के स्पेशली मैनेजमेंट के एक आदमी ने इतनी प्यारी बात कही थी कि कार्तिक जी आज बिस्लेरी के कॉम्पिटिटर कितने सारे हैं? मैं क्या बहुत सारे हैं। कह रहे कि 1 लाख कॉम्पिटिटर भी अगर इंडिया में आ जाए ना, तब भी हमारे देश की पानी की खपत पूरी नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा कंजप्शन है कहीं ना कहीं। तो जिस चीज़ की डिमांड इस लेवल की है, यूज़ हो रहा है, तो मैं मानता हूँ कि वो धंधा कभी बंद नहीं होगा। जैसे ग्रोसरी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, आज एक ऐसा बिजनेस मॉडल बता देता हूँ जो ज़्यादातर लोग नहीं करते, कोई शुरू कर लेगा उसका मज़ा आ जाएगा। आज बता देता हूँ आपकी पॉडकास्ट पे, मैंने नहीं बताया कहीं। ग्रोसरी का बिजनेस हर कोई शुरू कर सकता है आज की डेट के अंदर। ग्रोसरी का बिजनेस में ये नहीं कह रहा कि आप खुद का ब्रांड बनाओ, ब्रांड तो बनाना है, लेकिन ग्रोसरी स्टोर के नाम पर बनाना है। आज के टाइम में हर ग्रोसरी स्टोर वाला परेशान क्यों है? क्योंकि कस्टमर ब्लिंकिट से सामान मंगा रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब वो ब्लिंकिट से क्यों मंगा रहा है? अगर मुझे MTH का मसाला चाहिए तो मैं बराबर वाले रामलाल के पास क्यों जाऊं?
मैं ब्लिंकिट से मंगाऊंगा मुझे 2 मिनट में मिल जाएगा, मैं जेप्टो से मंगाऊंगा मुझे मिल जाएगा, मैं रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से मंगाऊंगा मुझे मिल जाएगा, जियो मार्ट से भी। तो मैं उस दुकान से क्यों लूं बराबर वाली, और बल्कि ब्लिंकिट सस्ता दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर वो रामलाल है, रामलाल के नाम से अगर कुछ प्रोडक्ट आप उसको बना के बेच दो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल है, चाहे वो मसाला है, चाहे वो व्हीट फ्लोर है, गेहूं का आटा है, तो उसके नाम से वो ब्रांड खड़ा हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो लोग ये कहेंगे भैया रामलाल का प्रोडक्ट तो रामलाल की दुकान पे मिलेगा, वो ब्लिंकिट पे नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं। तो अगर आप स्पेसिफिक लोगों के लिए माल बनाओ, ग्रोसरी स्टोर वालों के लिए उनकी ब्रांडिंग का माल बनाओ, क्योंकि आज के टाइम में हर ग्रोसरी स्टोर पे नॉलेज नहीं है। बड़े लेवल के लोग तो ये काम करते हैं, स्पेशली बेकरी वाले, वो खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब थर्ड पार्टी पैकेजिंग कराते हैं, आपको पता ही है, कहीं ना कहीं खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। लेकिन ग्रोसरी वाला भी इस काम को नहीं कर रहा। टॉप 5 कैटेगरी पकड़ो, व्हीट फ्लोर ले लो, मस्टर्ड ऑयल ले लो, साल्ट ले लो, शुगर ले लो, ठीक है, ये वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। और पल्सेस ले लो, ठीक है, इनको रीपैक करना है कस्टमर के नाम पे, जो भी ग्रोसरी स्टोर है, और उन्हीं को माल बेचना है। मिनिमम आपको अगर 10,000 का ऑर्डर मिल रहा है, बहुत छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, शुरू में सैंपल के लिए 10,000 का ऑर्डर ले लो, उसको फुलफिल कर लो अच्छे से टाइमली, ठीक है, आपको 2 से 3 लाख रुपए का ऑर्डर ग्रोसरी स्टोर वाला दे देगा हर महीने। और सोचो अगर आपने अपने शहर के 20-25 ग्रोसरी स्टोर ले लिए ना, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, 25-30 लाख का काम कहीं नहीं गया। इतना पोटेंशियल है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं कह रहा हूँ उसका धंधा बढ़ जाएगा जब उसके नाम से माल बिकेगा कहीं ना कहीं। तो ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। एक थर्ड पार्टी बंदा ढूंढ लो जो आपकी पूरी रीपैकिंग वगैरह करके दे दे कहीं ना कहीं, ठीक है, सबसे बेस्ट काम है। और ये बिजनेस करके देखो, लोगों को रिजल्ट दिखने लग जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगनी। ठीक है। एक दूसरा बिजनेस जो मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस हमेशा वही करने चाहिए जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो कहीं ना कहीं, ठीक है। कपड़ों का तो मैं आपके सामने बोलूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो आप कर रहे हो। बट दूसरा बिजनेस जो मैं बोलना चाहूँगा वो सबसे बेस्ट रहेगा, वो है व्हीट फ्लोर का। जैसे मैंने बताया, आज के टाइम में मल्टीग्रेन आटा की बहुत ज़्यादा डिमांड है। व्हीट फ्लोर का बिजनेस बहुत ही प्यारा बिजनेस मॉडल है राहुल जी। लेकिन गेहूं के आटे के बिजनेस में लोगों की प्रॉब्लम ये है कि लोगों को यही नहीं पता प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं। आशीर्वाद आटा ने इतना प्यारा ब्रांड बिल्ड किया, आप सोचो 10 साल पहले किसी को आप बोल देते अरे गेहूं का आटा लोग खरीदेंगे, लोग कहेंगे अरे ऐसे थोड़ी, हम तो पिसवाते थे पहले, गेहूं का आटा कौन खरीदता, लोगों को लगता ही नहीं था कि गेहूं का आटा कौन खरीदेगा। आज वही लोग खरीद रहे हैं। पानी की बोतल ले लो, किसे लगता था बिस्लेरी भैया पानी की बोतल बनाएगी, किसी को नहीं लगता था। और अगर किसी को गेहूं के आटे का बिजनेस करना है, मैं बता देता हूं, 4 कैटेगरी होती है गेहूं के आटे की, व्हीट फ्लोर की। नंबर 1 कैटेगरी होती है शरबती, दूसरी होती है लोकवान, तीसरी होती है एमवी क्वालिटी, और चौथी होती है मल्टीग्रेन आटा। तो चारों में से एक बना लो। शरबती, जो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, शरबती जो क्वालिटी होती है वो एक्चुअली प्रीमियम आटा की होती है। अगर आप प्रीमियम आटा बनाना चाहते हो, बिल्कुल कहते हैं ना स्लिम रोटी आए, बिल्कुल जीरो फिगर, अगर वो बनाना चाहते हो रोटी, तो भैया वो बनेगी व्हीट फ्लोर की शरबती वाली क्वालिटी में। लोकवान थोड़ी सी मिड रेंज की क्वालिटी आती है। तीसरी एमवी वाली जो क्वालिटी है वो मिक्स क्वालिटी होती है, लोकवान और शरबती की मिक्स। तो दोनों की मिक्स क्वालिटी वाले ही लोग ज्यादातर बना रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं आप शरबती वाले व्हीट की बना लो, आटा बना लो उसका, और उसको रीपैक करके बेचना शुरू कर दो। इतना प्यारा धंधा बनेगा नेक्स्ट लेवल का कहीं ना कहीं। और अगर थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस बनाना है तो मल्टीग्रेन आटा बना लो, इससे बढ़िया बिजनेस नहीं है। लेकिन राहुल जी, इन बिजनेस की खास बात यह है कि आपको डिमांड क्रिएट नहीं करनी। अगर कोई नया आदमी धंधा करना है ना, मैं ये कहता हूं कि ऐसे बिजनेस करो जिसकी डिमांड क्रिएट ना करनी पड़े, क्योंकि डिमांड क्रिएट करने में पैसा बर्न होता है, आपको पता है। और जितना पैसा बर्न होता है कि वो आदमी को नॉलेज नहीं होती कि किस लेवल पे फिर सस्टेन करना, उसको आरओआई कैसे निकाले उस पैसे की, वो हर आदमी पे नॉलेज नहीं होती। तो कोई एक्सपीरियंस आदमी तो ये काम कर सकता है, लेकिन नया आदमी को वो धंधा करना चाहिए जिसकी डिमांड है। जैसे व्हीट फ्लोर है, अब मान के चलो आप व्हीट फ्लोर बनाओ या ना बनाओ, क्या आप खाओगे? नहीं, बिल्कुल खाएंगे। ऐसा कोई ढाबा नहीं है, ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ गेहूं यूज़ ना हो रहा हो कहीं ना कहीं। तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरा पिकल का बिजनेस, अचार का बिजनेस। मैं कह रहा हूँ आप ढाबे पे चले जाओ, 5 स्टार के अंदर चले जाओ, आप आलू प्याज पराठा ऑर्डर करो, लेकिन पिकल वो देगा ज़रूर कहीं ना कहीं। तो अगर आप इस तरीके से प्रोडक्ट बनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी डिमांड ऑलरेडी है। पिकल का बिजनेस हुआ, व्हीट फ्लोर का बिजनेस हुआ, वाटर बॉटल का बिजनेस हुआ, ये बिजनेस हमेशा चलते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये बिजनेस अगर कोई भी करे ना, चलना ही चलना है। और ग्रोसरी वाला तो मैंने बताया ही आप। ओके, वंडरफुल। कार्तिक भाई, आपने बहुत सारे लोगों को बिजनेस करने में हेल्प भी किया है और बहुत सारे बिजनेस को देखा भी होगा जी। आपके पास कोई ऐसे एग्जांपल्स है कि किसी इंसान ने 10, 20, 50 हज़ार से शुरू किया और आज अच्छा बिजनेस करके बैठा है? मतलब यू कैन से इट विदाउट टेकिंग अ नेम ऑल्सो। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरी गाइडेंस में काफ़ी लोगों ने, मतलब लोगों ने पानी के बिजनेस अपने बनाए कहीं ना कहीं, ठीक है। एक क्लाइंट थे मेरे, ठीक है, जयपुर से थे वो।
तो उनका मेरे पास रात को 1:30 मैसेज आया, और रात को स्पेशलिटी मेरी ये है, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, रात को मैं फ्री होता हूँ 1-2 घंटा। तो उनका 1:30 मैसेज आया कि कार्तिक सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं क्या ठीक है, तो मैंने 1-2 वॉइस नोट भेजे, मैं क्या ये कर लो। उनका इंप्लीमेंटेशन बड़ा ज़बरदस्त था, वो A to Z करते चले गए। मैंने उनको 5 तरीके बताए थे, मैं क्या ये काम करते चले जाओ। उन्होंने अपना अचार का बिजनेस किया था जयपुर से, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि शुरुआत में अपने लोकल के क्लाइंट्स बनाए, ठीक है। लोकल के क्लाइंट्स बनाए, उन्होंने मजाक में शुरू किया कि कार्तिक सर को गलत साबित करना। उन्होंने बताई भी मुझे बात, कार्तिक सर को गलत साबित करना है कि ये काम हो ही नहीं सकता। उनको लगता था कि कोई भी बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने 20,000 वाला तरीका उनको बताया था, 20,000 रुपये उन्होंने लगाए। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जो जो मार्केटिंग की उन्हें टेक्निक्स बताई, उनको लोकल से ही 10 पीसीस का ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल का बढ़ गया। उन्होंने कहा सर अब बताओ आगे क्या करना है। कह रहे सर करना तो गलत साबित था आपको लेकिन ये उल्टा हो गया, मेरे पास ऑर्डर आ गया खुद। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्रोडक्ट की डिमांड ऑलरेडी है ना, आपको केवल बाजार में रखना है, वो बिकना ही बिकना है। ऐसा हो ही नहीं सकता वो बिके ना कहीं ना कहीं। अब आज वही लेडी है जो कम से कम 40,000 से 45,000 था उनका पिछले महीने का रेवेन्यू। लास्ट टाइम उनका मैसेज आया था, 45,000 का रेवेन्यू किया है। उनकी जो पति की सैलरी थी वो मुश्किल से 11,000 रुपये भी नहीं थी, 10-11,000 भी। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, कह रही सर समझ नहीं आ रहा, नौकरी कोई दे नहीं रहा कहीं ना कहीं। उनको ऐसे ही एक आइडिया दिया था, 20,000 रुपये में स्टेप बाय स्टेप बताया था, आज अचार का बिजनेस चल रहा। एक लेडी थी, एक लेडी और थी कहीं ना कहीं पुणे से थी, वो केक का बिजनेस कर रही थी, वो केक बनाती थी घर के अंदर। कहती थी सर मेरे पास ऑर्डर नहीं आते, मुश्किल से 5 या 6 केक के ऑर्डर आते थे महीने में। कह रहे सर 2,000 रुपये नहीं कमा पाते। मैं क्या बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं क्या केक तो लोग कन्फेक्शनरी से ले लेते, आपसे क्यों लेंगे। सर बात तो सही है, केक बनाना सिखाना शुरू कर दो। उनकी केक कोचिंग का बिजनेस शुरू करवा दिया कहीं ना कहीं, और उसी से वो 1,000 रुपये फीस लेती है 2 महीने के। 2 महीने का कोचिंग प्रोग्राम है उनका, और इस समय उनके 1,500 से ज़्यादा क्लाइंट हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, और कंटेंट के बेसिस पे उन्होंने बनाया धंधा अपना। तो ऐसे ऐसे लोग बने हैं राहुल जी। वंडरफुल। तो एक जो चीज़ माइंडसेट की बात करते हैं हम जी भाई, क्या ये माइंडसेट का भी गेम है? माइंडसेट कैसा होना चाहिए कोई बिजनेस शुरू करने के लिए? देखिए 90% गेम ही माइंडसेट का है। मैं आपको सच बताऊं, मैं जो लोगों को कोचिंग में देता हूं ना, मैं 90% वही देता हूं। मैं आपको सच बताऊं, मेरी कोचिंग में 10% ही एक्शन है। एक्शन इतना है, मैं 4 दिन में किसी का भी धंधा सेटअप करवा दूंगा, मुझे पता है। लेकिन मैं फिर भी पूरे 1 महीने का टाइम लेता हूं। रीजन क्या है? क्योंकि मुझे उसका दिमाग ट्रेंड करना है। आज आप किसी को जाके ये बता दोगे ना 100 करोड़ का धंधा ऐसे बनना है, वो कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचो, जो आदमी टेंशन लेके बैठा है कि मैं इस महीने का रिचार्ज कैसे कराऊं, आप उसको जाके कह रहे हो कि 100 करोड़ रुपए इससे आ जाएंगे। कह रहे ऐसे होते ही नहीं। कह रहे 100 करोड़ ऐसे थोड़ी बनता, होते ही नहीं। कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, मीम भी चलता कहीं ना कहीं, ये तो होता ही नहीं, इतना बड़ा अमाउंट थोड़ी होता है, ऐसे होते ही नहीं। तो मैं लोगों को ये कहता हूं, माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है, कोई 100 करोड़ भी कमा रहा है, लोग ही है, इंसान ही है। कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वही करते हैं भैया, बालों में तेल लगाते, चलते हैं, चप्पल पहनते, आदमी वही है जो हम है। ज्यादा फर्क नहीं है, केवल इसका फर्क है। लोग इस पे काम नहीं करते राहुल जी कहीं ना कहीं। और माइंडसेट बनता बिगड़ता सिर्फ एक चीज से है, किताबें पढ़ने से इतना बड़ा माइंडसेट नहीं बिगड़ेगा आदमी का, ना बनेगा, जितना लोगों से मिलने में बनेगा। अगर आदमी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना भी शुरू कर देना, और मैं कह रहा हूं उठना बैठना तो छोड़ो, पहले बंदी कर दे उठना, जिनके साथ नहीं बैठना चाहिए एक्चुअल में, तो तब भी उसका माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आदमी 1 महीना सिर्फ, और ये मैंने देखा है, बहुत बार प्रैक्टिकल करके देखा है, जब भी मैं किसी बड़े गोल की तरफ चलता हूं तो मैं अपने पुराने कनेक्शंस खत्म करता जाता हूं। खत्म इन द सेंस में कॉन्टैक्ट में नहीं रहता, ठीक है। तो 1 महीना 2 महीना बिल्कुल है ना, अंडरग्राउंड बन के काम करना पड़ता है। 1-2 महीना सोचो, हमें आज इस लेवल पे भी होके करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक नेगेटिव आदमी है ना, आपका जो माइंडसेट ब्रेक करेगा, आपको अंदाजा तक नहीं है बिल्कुल भी कहीं ना कहीं। तो इसलिए माइंडसेट का मैं रोल मानता हूं। अगर कोई 100 करोड़ कमा रहा है, उसका रीजन ही है और कुछ नहीं है। अगर आज आदमी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, आज सोचो किसी आदमी को कह दो 1 दिन के अंदर भी 1 करोड़ आता है, कह रहे ऐसा होता ही नहीं। आज किसी को कहो वाटर बोतल, एक काम करो, वाटर बोतल बना लो, जो शेकर आते हैं जिम में यूज होते हैं कहीं ना कहीं, कह रहे कि 1 लाख पीस बेच दो 1 दिन में। कह रहे सर ऐसे थोड़ी बिकेंगे, 4 साल लगेंगे कम से कम। मैं क्या अच्छा 4 साल लगेंगे? मैं क्या अगर 1 दिन के अंदर बिक जाए? कह रहे सर ऐसा होता ही नहीं, कितना ही पैसा मार्केटिंग में लगा लो, 1 दिन में थोड़ी बिक जाता है। मैं क्या विराट कोहली से करवाओ प्रमोशन,
पता चलेगा 1 लाख कैसे बिकते हैं एक दिन के अंदर। सो बात ये है कि एक्सेप्ट नहीं करता लोगों का माइंड। करेक्ट। तो माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। कार्तिक भाई, हमने अच्छा ऑडियंस आपको क्या लगता है माइंडसेट के बारे में, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि माइंडसेट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ स्किल इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट में आप बताते रहना साथ साथ। वे नास्तिक लोग हैं ये गेम भी वही है, माइंडसेट और स्किल का गेम वही है, आस्तिक नास्तिक वाला, जो हमारे धर्म में भी है एक्चुअल में। नास्तिक आदमी स्किल वाला आदमी है, आस्तिक आदमी माइंडसेट वाला आदमी है। ओके। अच्छा कार्तिक भाई, आपने बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज बताई जी, कैसे उन्होंने ग्रो किया विद पॉजिटिव माइंडसेट। आपने कुछ ऐसे केसेस भी देखे होंगे जो कोई इंसान अच्छा बिजनेस करके बैठे थे, अच्छे लेवल पे थे और आज नीचे आ गए हैं। बहुत। क्या रीजन था, कुछ स्टोरीज आप बताएंगे? 2-3 रीजन थे। मैंने अपने शहर के अंदर भी काफी ऐसे लोग देखे जो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट चला रहे थे राहुल जी। मतलब उनका फूड भी अच्छा था, सर्विस भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, सिर्फ एक ही चीज खराब था, उनका मैनेजमेंट। आज के टाइम में जो अच्छा खाना बनाता है, जो ठेला लगाता है, वो सोचता है मैं अपना रेस्टोरेंट खोल लूंगा, मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा। ये उसका दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है, जो आज उसको आज डे 1 पे तोड़ देना चाहिए। अगर कोई आज इस वीडियो को देख रहा है, ठेले वाला देख रहा है, और वो चाह रहा है कि आज मैं ठेले पे 10,000 रुपए दिन का धंधा कर रहा हूं, मैं रेस्टोरेंट खोल के 20,000 का धंधा कर लूंगा, उसका बहुत बड़ा भ्रम है। मैं तोड़ता हूं किस तरीके से भ्रम है। राहुल जी एक्चुअल में ठेले वाला किस वजह से जाना जाता है? अपने टेस्ट की वजह से। अब उसने रेस्टोरेंट खोल लिया, 50 लाख रुपए लगा दी उसके अंदर। अब आदमी कोई रेस्टोरेंट में खाने जा रहा है ना, तो वो केवल खाने के लिए नहीं जा रहा, वो सर्विस के लिए जा रहा है। अब आपको खाने का तो एक्सपीरियंस है, सर्विस देने का क्या एक्सपीरियंस है? जिस आदमी को केवल फूड लगाने का ही एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके से सर्विस दे पाएगा? तो उसको पार्टनर कोई ऐसा चाहिएगा जिसको हॉस्पिटैलिटी की नॉलेज हो। और ज्यादातर बिजनेस फेल इसी वजह से हुआ कहीं ना कहीं, कि भैया बढ़िया रेस्टोरेंट बना दिया, फूड तो अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी बहुत बेकार है। अगर कोई कस्टमर किसी रेस्टोरेंट में 2,000-4,000 लगा के जा रहा है, तो वो चाहता है कि भाई वो स्पेशल फील करे कहीं ना कहीं। तो उसी गलती की वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हुए। वड़ा पाव वाली भी ऐसे ही फेल हुई है क्या? वड़ा पाव वाली की तो कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है भरपूर, कल ही रील दे। बट क्या ही बोले, मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। बट वड़ा पाव का उनका बिजनेस, शर्मा आ गए आप उनका नाम सुन के। मेरा क्या कनेक्शन है उनसे? मैं तो जानता भी नहीं। ब्लश कर रहे हो आप उनके नहीं नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप किसी ऐसे का तो नाम लो कि रील कटे, कुछ मैं भी शेयर कर सकूं। मैंने आपको इतना स्पीचलेस कभी नहीं देखा यार। मैं क्या बोलूं, मतलब बताओ। एडिटर इस वाले पार्ट को काटना मत, ऑडियंस को दिखाना। कार्तिक भाई मेरा कोई कनेक्शन नहीं है बिल्कुल भी। मैं ऑडियंस कहाँ है, कैमरा मेरा यही है। मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है वड़ा पाव वाली गर्ल से। चंद्रिका दीक्षित कुछ भी करे, वड़ा पाव करे, उनकी रील भी बड़ी वायरल होती है। उनको अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए कुछ भी, आई डोंट केयर, मुझे कुछ नहीं करना भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। भाई एडिटर ये वाला पार्ट काटना नहीं है पॉडकास्ट, इसमें से स्पेशली एक रील निकल। उनका यार बिजनेस अच्छा चल रहा था। एनीवे, जोक्स अपार्ट जी। आपने एक एग्जांपल दिया, एक रेस्टोरेंट ओनर है जी, वो नेगेटिव, मतलब जो पटरी वाला है, ठेला वाला जो है, वो रेस्टोरेंट तब तक ओपन नहीं कर सकता जब तक उसको हॉस्पिटैलिटी की नॉलेज ना हो। और कोई ऐसे एग्जांपल्स कार्तिक भाई जो कोई अच्छा बिजनेस करके बैठे हों और उन आज कहीं पे भी नहीं है? ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, मैं ऐसे जानता हूँ जिन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज खोली कहीं ना कहीं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के, लेकिन वो फाइनेंस नहीं संभाल पाए। आज भी 80% जो बिजनेस फेल होता है, राहुल जी आपको भी बताया, वो फाइनेंस की वजह से फेल होते हैं। उनके फाइनेंस ही गड़बड़ा जाते हैं कहीं ना कहीं। मतलब प्रॉफिट आ रहा है, लगाते जा रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस में लगाते जा रहे हैं। मकान ले लिया, गाड़ी ले ली, फॉर्चुनर ले लिया, भैया मर्सिडीज निकलवा ली, BMW निकलवा ली। आपके यहाँ तो सामने ही शोरूम है, और क्या चाहिए। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, पॉइंट मेरा ये है कुल मिला के यार, एक सॉरी। तो एक्चुअल में पॉइंट मेरा राहुल जी ये है कि आज के टाइम में लोग जो धंधे का पैसा आता है उसे अपने ऊपर लगा लेते हैं, और जिसमें क्या होता है, जब धंधे में लगाने का नंबर आता है, मार्केटिंग में लगाने का नंबर आता है, या किसी भी चीज़ में लगाने का नंबर आता है, उस समय नहीं बचता कहीं ना कहीं। मैंने जो जितनी भी मैंने स्टोरी सुनी ना, वो फाइनेंस की वजह से सुनी है। अगर कोई बिजनेसमैन आज के टाइम में अपना धंधा बचाना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं लॉन्ग टाइम तक चलूँ, तो उसको सिर्फ एक चीज देखना है, क्या मेरे फाइनेंसेस अच्छे हैं या नहीं है। अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, क्या मैं इसमें से 30 से 40 हजार रुपए बचा पा रहा हूं धंधे के लिए? नहीं।
अगर इतना भी मैं नहीं बचा पा रहा हूं, अगर मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं धंधे से और 1 लाख में से 80,000 मैं अपने ऊपर लगा रहा हूं, तो वो धंधा नहीं बचेगा। मैंने बहुत स्टोरीज देखी है, मतलब 4-4 फैक्ट्रीज थी कहीं ना कहीं, उनके पिताजी ने जो बनाई, जनरेशनल बिजनेस थे, लेकिन जब उनका नंबर आया, दूसरी जनरेशन का नंबर आया, आजकल तो जनरेशनल बिजनेस ही यही है कहीं ना कहीं, है ना, मतलब उनके जो दादाजी है फैक्ट्रीज बनाते हैं, नीचे वाले फिर दुकान पे आ जाते हैं, तीसरे वाले उसकी थार ले लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट वही चलता आ रहा है कहीं ना कहीं, वो खराब कॉन्सेप्ट है। तो मैं मानता हूं कि अगर आदमी केवल फाइनेंस भी सुधार लेना, उसकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वंडरफुल, थैंक यू सो मच कार्तिक भाई, ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपने लोगों को बहुत सारी नॉलेज भी दी, बहुत सारा, और बीच में बहुत सारा ह्यूमर भी ऐड किया, ज़्यादा आ गया, एंड इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। जाने से पहले आप यूथ को कार्तिक भाई 2-3 कौन सी चीज़ें ऐसी बता के जाएंगे कि यार ये 2-3 चीज़ें तो लाइफ में कर लेना, और कुछ करो चाहे मत करो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। चीज़ ही कहूँगा राहुल जी कि सबसे पहले है ना, अच्छी क्वालिटी के लोग अपने पास रखो। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ गंदगी हटा दो जड़ से, मैं सच बता रहा हूँ। कुछ लोग लगता है कि यार अच्छे आदमी हैं, देखने में अच्छे, भाड़ में जाओ, अच्छे लोग रखो। अगर आपके पास एक अच्छा आदमी नहीं है, अगर भाई साहब आपका बिल्कुल गाइड करने वाला, आपको मेंटोर, आपको गाइडेंस देने वाला अगर शकुनी है, तो महाभारत होनी तय है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपको सिखाने वाला भैया आचार्य चाणक्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य आप बनोगे ही बनोगे, सीधा सा फॉर्मूला है कहीं ना कहीं। तो अच्छे लोग जिंदगी में रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी यूथ की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि वो एक्चुअल में हर आदमी के साथ घूम लेता है। आजकल तो सोलो ट्रिप का भी ट्रेंड चल रहा है, अरे भैया सोलो निकल जाओ, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोग मिलते रहेंगे, अपनी वाइब के आदमी। लिमिटेड लोग रखो जीवन में, जितने लिमिटेड लोग रखोगे, क्योंकि टॉप के लेवल के आदमी की स्पेशलिटी ये है कि वो ज्यादा बात नहीं करता लोगों से, वो मिलता नहीं है, वो बहुत ही लिमिटेड लोगों से मिलता है कहीं ना कहीं, वो अपनी टीम के लोगों से नहीं मिलता। सोचो, जो उसकी टीम के लोग हैं, जो उसके धंधे में काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसको टाइम कहाँ देना है, या तो कहीं से नॉलेज मिल रहे हो, या तो कहीं से वैल्यू मिल रहे हो, कहीं से पॉजिटिविटी मिल रही, कुछ तो मिल रहा हो। अब एक आदमी के साथ आप बैठे हो शाम को, और वो शाम को आके आपको कह रहा है भाई साहब धंधा नहीं चल रहा, बीवी छोड़ के चली गई, गर्लफ्रेंड है नहीं, पहली बात तो शादी के बाद बनानी नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं कहना चाह रहा हूं कि वो नेगेटिव की बात कर रहा है पूरा दिन, सुबह से शाम तक। अब सुबह शाम अगर वो बात कर रहा है, तो मैं मानता हूं आदमी के जीवन में लगता है यार सारे दोस्तों के जीवन में अगर मेरी प्रॉब्लम है, तो सोचो मेरी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और मैं सच बता रहा हूँ, किसी आप प्रॉब्लम वाले आदमी के साथ बैठ जाओ ना, आपको अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम दिखने लग जाती है। तो पहली चीज तो यही है कि एक अच्छी क्वालिटी के लोगों के साथ बैठो। दूसरी चीज ये है ना कि थोड़ा अच्छा कंटेंट सुनो, सोशल मीडिया पे अच्छे लोगों को फॉलो करो, कंटेंट सुनो। कंटेंट ऐसी चीज है कि आप अच्छा सुन लो, बुरा सुन लो, आपके ऊपर है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी उसी पे काम करता है राहुल जी। आज के टाइम में जो आप कंटेंट देखते हो उसी से रिलेटेड दिखाता है कहीं ना। मैं कहता हूं किसी टीम के आदमी को मुझे चेक करता हूं, मैं उसकी फीड खोलता हूं, सबसे पहले 2 मिनट में चेक हो जाता है आदमी किस लेवल। सो मैं कहता ये हूं कि अच्छा कंटेंट सुनो, क्योंकि कंटेंट देखो, रील देखना कोई नहीं छोड़ता। आज मैं किसी आदमी को कह दूं भैया यूथ को कह दूं रील देखना छोड़ो, तो नहीं छोड़ेगा, हम ही नहीं छोड़ पाए, औरों को हम क्या कहें। बट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कंटेंट अच्छा सुनो, जिससे आपका थोड़ा माइंडसेट बढ़े, पॉजिटिविटी में रहो, एक जोनर में रहो कहीं ना कहीं। आदमी एक परमानेंट एक जोनर में होता है। आप 6 घंटे एक वेब सीरीज देखते हो, आप किसी फॉर एग्जांपल आपने बॉर्डर 2 देखी, एक मूवी देखी 2.5 घंटे की, तो आपके माइंड में आएगा नहीं मुझे तो आर्मी वाला बनना है, देश के लिए कुछ करना है कहीं ना कहीं। आपने स्कैम 1992 देखी, आपको लगता है नहीं स्टॉक मार्केट का बिग बुल बनना है। तो आदमी का माइंड उसी तरीके से काम करता है। मैं कहता हूं एक ही जोनर में रहो। इसीलिए आप मूवी देख के अलग जोनर में आ जाते हो, आप कोई और मूवी देखते हो दूसरे जोनर में आ जाते हो, जब घर वालों से बात करते हो अलग जोनर में आ जाते हो। मैं कहता हूं एक जोनर में रहो, अकेले बैठे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ बैठो, दैट्स द मैटर मोस्ट। ये काम कर लेना कोई भी आदमी बहुत बढ़िया होगा। तीसरी चीज मैं और बता देता हूं यूथ को जो जरूर करनी चाहिए, सबसे लास्ट चीज राहुल जी, हर आदमी को है ना थोड़ा सा कुछ बनाने पे ध्यान देना चाहिए, इनोवेशन पे ध्यान देना चाहिए। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि हम इनोवेशन भूल चुके हैं कहीं ना कहीं। हम कुछ नई चीज डिस्कवर नहीं करना चाह रहे, ढूंढना नहीं चाह रहे, बनाना नहीं चाह रहे कहीं ना कहीं। हम लोग है ना कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं ज्यादातर। मैं कह रहा हूं आप यूथ हो, आप यंग एज आपकी है कहीं ना कहीं, आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम है, कुछ नई चीज बनाओ ना। दिक्कत क्या है? आप सोचो आखिरी इन्वेंशन कब हुआ था, हमें नाम याद नहीं आता कि आखिरी इन्वेंशन किसने किया था, नई चीज क्या आई। आज के टाइम में आप किसी को कह दो कुछ इनोवेशन लेके आओ, इनोवेशन के नाम पे एक बिजनेस मॉडल लेके आ जाएगा जिसके बाद में .ai लगा होगा। लोगों ने इस तरीके के इनोवेशन किए, कह रहे कि जी हमने ये इनोवेशन बनाया, ये आपकी वीडियो को इस तरीके से बना देगा।
क्या करना है, कह रहे इसमें आपको डिटेल्स डालनी। अच्छा, मैं क्या ओपन एआई लगा इसमें, कह रहे हाँ, मैं क्या ठीक है समझ क्या, ये इनोवेशन है लोगों के। तो मैं कहता हूँ कि कुछ इनोवेट करो, तो मुझे लगता है यूथ बहुत अच्छा बिजनेस बना सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच कार्तिक भाई, बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक था एंड आई एम श्योर पीपल विल बी एबल टू टेक अ लॉट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच जिन्होंने इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखा है। यू आर एक्चुअली आउट ऑफ 100%, यू आर दैट 1% जो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट था देखने के लिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कार्तिक भाई के पेज की डिटेल्स भी दिए हुए हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं, उनको भी आप फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले मुझे ये बता के जाना कौन सी 2-3 चीज़ें आपने इस पॉडकास्ट से सीखी है। थैंक यू, बाय बाय।